बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने 11th बायो में चैप्टर 2 का आगाज किया हुआ है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम लिपिड्स पढ़ रहे हैं। अब लिपिड्स जो है, इसके अंदर नंबर ऑफ एसएलओ ज्यादा है। हमने अभी तक लिपिड्स को डिफाइन किया और जो नेक्स्ट एसएलओ था, इसमें इसाइल ग्लिसरॉल और फोस्फोलिपिड्स की प्रॉपर्टीज, रोल्स और स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और टर्पीन, वैक्सिस, इनकी प्रॉपर्टीज और रोल्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम टर्पीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फाइनली थर्ड एसएलओ के अकॉर्डिंग हमने स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ना है। ये हमारी स्लाइड में एसएलओज हैं जो नॉलेज लिपिड्स में हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने फॉस्फोलिपिड पे अपना लेक्चर कंक्लूड किया था। फॉस्फोलिपिड क्या थे? आपके पास इसमें 3 कार्बन अल्कोहल थी जिसे हमने ग्लिसरॉल कहा था। ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 और 2 पे फैटी एसिड चेन्स थी, 3 पे फॉस्फेट ग्रुप था और फॉस्फेट के साथ हमने देखा था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब आपके पास ये स्ट्रक्चर बना तो हमने इसे फॉस्फोलिपिड कहा। अब ग्लिसरॉल में जो चीज मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूं, आप स्पेशली अगर देखो, कार्बन 1 का जो फैटी एसिड है, ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, देख रहे हो। जबकि कार्बन 2 का जो फैटी एसिड है, ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये वो पॉइंट जहां आपके पास फैटी एसिड चेन में डबल बॉन्ड आता है। आप देखते हो कि डबल बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट कर जाती है चेन, जिसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रक्चर कभी भी स्ट्रेट नहीं शो किया जाता। अगर हम याद करें, सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करते वक्त भी जब हमने स्ट्रक्चर देखे तो वो हमें इस तरह से नजर आते थे। ये जो टिल्ट पार्ट है, ये इंटेंशनली ड्रॉ किया जाता है ताकि ये रियल स्ट्रक्चर को शो कर सके कि जब आप रियल स्ट्रक्चर भी देखते हो तो आपके पास डबल बॉन्ड वाले पॉइंट पे चेन थोड़ी सी टिल्ट की होती है। इस पॉइंट को हम किंक बोलते हैं, KINK, किंक। ये आपने पॉइंट MD कैट के लिए याद करना है, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखी थी लेसिथिन की, जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच थी। यहां पे हम लास्ट लेक्चर कंक्लूड करके आए थे। आज हम टर्पीन से कंटिन्यू करेंगे। इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है इन एसएलओज में। आपने क्विकली इसको अंडरस्टैंड करते हुए रिटेंशन करनी है, याद करना है। कहते हैं जितने भी टर्पीन्स है ना, ये असल में एक मोनोमर के बने होते हैं और इस मोनोमर के अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये जो 5 कार्बन मोनोमर है, इसे हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। ये देखें, ये आपके पास 5 कार्बन आइसोप्रीन स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट होके कई तरह के टर्पीन्स बना रहा है, ठीक है। ये आपके पास यूनिट डिफरेंट वे में कंबाइन करता है और कई तरह के टर्पीन्स बनाता है जिनमें वैरायटी है। जैसे आपके पास लेट्स से, अगर हम एग्जांपल्स में देखें, जब आपके पास 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलते हैं तो ये मिलके मोनोटर्पीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेंथोल, ठीक है। अब इसमें जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिले तब हमने मोनो का लफ्ज यूज किया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके पास ये जो टर्पीन है ना, इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर तब बनता है जब 2 आइसोप्रीन यूनिट बनते हैं। क्योंकि ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसके लिए मोनो का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और अभी आप देखोगे कि जो डाइटर्पीन होगा वो आपके पास 4 आइसोप्रीन सब यूनिट के मिलने से बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोनोटर्पीन का डबल है। मोनो में 2 आइसोप्रीन यूनिट्स थे, तो आपके पास यहां पे 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होने चाहिए, ठीक हो गया। एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ए, और आपके पास फाइटोल है। फाइटोल क्या है? हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर 9th में भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे इस 11th ग्रेड में भी। वहां आप देखोगे कि आपके पास ये फाइटोल क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का हिस्सा है। इस तरह आपके पास जब 6 यूनिट्स मिलते हैं तो ये ट्राई टर्पीन बनाते हैं, जैसे एम्ब्रिन की एग्जांपल है। नेचुरल रबर जो आप
प्लांट से ऑब्टेन करते हो, जिसको आप कमर्शियली यूज भी करते हो, ये असल में क्या है? पॉलीटर्पीन है। तो रबर आपके पास असल में टर्पीन की कैटेगरी में आता है। प्रॉपर्टीज की बात करें, हाईली वोलाटाइल कंपाउंड्स है, ठीक है, आपके पास इनमें करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, स्मेल आप फील करते हो, ठीक है। दे कैन एग्जिबिट वेरियस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। अब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में क्या है कि वो जो 5 कार्बन यूनिट है आइसोप्रीन, ये आपके पास लीनियर भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। अब इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो टर्पीन्स के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, यानी ये जम्स को किल करने में भी यूज होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। एंटी इंफ्लेमेटरी से मतलब है अगेंस्ट द इंफ्लेमेशन। इंफ्लेमेशन क्या है? ये आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसमें बॉडी जो है वो इंजर्ड पार्ट पे या जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया होता है उसको रिस्पॉन्ड करती है, ताकि उस जगह व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा जाएं और उन्हें जल्दी किल करें। इस प्रोसेस को आप, मैं ये बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके अगेंस्ट आपके पास एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। अब इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अच्छी चीज है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा अननेसेसरी तौर पे, तब ये नुकसानदेह हो सकता है। वहां फिर हम देखते हैं टर्पीन्स का इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आपके पास इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को आप अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास विद इन बॉडी, विद इन सेल जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इस दौरान बहुत सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है? ये असल में आपके पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनके पास लॉन पेयर होता है, जिस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये सेल के जब किसी स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करके उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये सेल के उस स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे होते हैं। तो उन फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी टर्पीन्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी कि बहुत जल्दी जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये डिस्टेबलाइज नहीं होते। इसी तरह हम इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे इन्हें मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी यूज करते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज। रोल की बात करें तो आपके पास ये डाइवर्स कैटेगरीज हैं जिनमें हम टर्पीन्स को यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली जिस तरह कह रहा है फ्रूट्स, वेजिटेबल में और प्लांट्स में आप देखते हो ये जो सेंट होती है, उनमें टेस्ट होती है, वो असल में टर्पीन की वजह से आ रही है। और आपके पास टर्पीन जो है ये आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी है, ये हमने भी पढ़ा। एंटी कन्वल्सिव भी होते हैं। एंटी कन्वल्सिव से मतलब है कि ये अननेसेसरी जो नर्व इंपल्स जनरेट हो रही होती है उन्हें स्टॉप करते हैं, ठीक है। और लास्ट के अंदर एंटी डिप्रेसेंट भी है। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो टर्पीन्स हैं इनमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें आप वहां जिस जगह पे सर्जरी करनी होती है उस जगह के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हो, और पर्सन जो होता है उसका कॉन्शियस भी रिटेन रहता है, वो बेहोश भी नहीं होता, कॉन्शियस भी होता है और उसको वहां पेन भी फील नहीं होती। तो असल में हम वो जो एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं उसमें टर्पीन को भी इस प्रॉपर्टी की बेस पे यूज करते हैं। इसी तरह एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इनमें है। ये अब आपके पास इनकी सिग्निफिकेंस है जिनको आपने क्रैम करना है, ठीक है। और हम इन्हें न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस के इलाज के लिए भी यूज करते हैं। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस ऐसी डिजीजेस है जिसमें आप देखते हो विद टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, पर्सन के अंदर जो नर्वस टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं, और अगर मैं सिंपल करूं न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मेंटल एबिलिटीज पे फर्क आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास वैक्सेस हैं। वैक्सेस क्या है? डेफिनेशन हमने याद करनी है। ये असल में एस्टर्स हैं, और हम पीछे बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं कि आपके पास मिसाल के सवाल में हमने कहा था एस्टर क्या थे? ये असल में एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनते हैं। अगर आपके पास जो एसिड है ये फैटी एसिड हो, ठीक है, और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो, कितनी लॉन्ग चेन के इनमें 14 कार्बन से लेकर 36 तक कार्बन हो, और वो आगे से सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी, दोनों केसेस हो सकते हैं। जब इस तरह के फैटी एसिड लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें 16 से 30 कार्बन हो सकते हैं, अब जो एस्टर बनता है इसे आप वैक्स कहते हो।
वैक्सेस की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये केमिकली इनर्ट है, स्टेबल है, इतना इजीली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए आप देखते हो कि ये रेजिस्टेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को लेकर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इनको रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय नहीं करते। हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिपिड्स है ना, तो लिपिड की जनरल प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोफोबिक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फैट से ज्यादा होता है, ठीक है, इनकी कंप्लेक्सिटी की वजह से। और ये आपके पास वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो वाटर को गुजरने नहीं देंगे। इसके अलावा कहता है चाहे इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है लेकिन हम तब भी देखते हैं कि ये मैलेबल होते हैं एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर, यानी कि आप जरा सा टेम्परेचर बढ़ा के इनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। दिस अलाउ देम टू स्टे सॉलिड। अपने इन प्रॉपर्टी की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा के इन्हें मेल्ट करते हो, हीट करते हो, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। दो तरह के हैं जी, नेचुरल है, सिंथेटिक है। नेचुरल ऑब्वियसली जो नेचर में ऑलरेडी बन रहे हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर है क्यूटिकुलर वैक्स। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि प्लांट लीफ पे एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है, वो जो क्यूटिकल लेयर है वो सब में वैक्स ले रही है, ठीक है। एनिमल्स में अगर हम देखें तो बीज वैक्स, शहद की मक्खियां बनाती हैं। मिनरल्स में आपके पास ओज़ोकेराइट है। ये कुछ नेचुरल एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिक वो हैं जो ह्यूमन खुद बना रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास पैराफिन वैक्स है और पॉलीइथाइलिन वैक्स है। ये किससे बन रहे हैं? ये आपके पास पेट्रोलियम या पैराफिन मटेरियल से बन रहे हैं, ठीक हो गया। रोल अगर हम देखें तो इनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं जी। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे भी यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर प्रूफ मटेरियल है, ठीक है। जैसे आप प्लांट में देखो जो क्यूटिकल वैक्स है वो लीफ की सरफेस से वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है। इस तरह बी वैक्स जो है वो हनी कॉम्ब सेल्स को बनाने में और प्रोटेक्ट करने में यूज होती है। इसके अलावा हम देखते हैं ये मॉइस्चर इंसुलेशन के लिए भी यूज होते हैं। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से पानी जो है वो इनकी सरफेस से नहीं गुजर सकता। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे आपके पास कह रहा है इन क्रेयॉन्स वैक्सी मटेरियल जो है वो कलरिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। इंडस्ट्रियल रोल अगर हम देखें, आपके पास जो सिंथेटिक वैक्सेस हैं ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे आप कैंडल्स बनाने में वैक्स का यूज करते हो कोटिंग के अंदर, और प्लास्टिक्स। ये कुछ आपके पास ऐसे केमिकल्स हैं जहां पे हम वैक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एसएलओ था, जहां हमने स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है, हम उस पे आगे। स्टीरॉयड क्या है? ये आपके पास ऐसे लिपिड्स हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, तो वी कैन से दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट क्रिस्टलाइजेबल लिक्विड्स। इनमें अगर आप देखो तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है ना, ये 17 कार्बन से बना हुआ है। वो जो 17 कार्बन हैं वो अरेंज्ड होते हैं 4 रिंग्स में, और ये जो 4 रिंग्स हैं ये अलग अलग नहीं होते बल्कि फ्यूज्ड पड़े होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर। इनमें से कहता है आपके पास इन 4 में से जो 3 रिंग्स है ना वो 6 कार्बन रिंग्स हैं, उन्हें हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। और जो 4th है ना वो असल में 5 कार्बन रिंग है, उसे हम साइक्लोपेंटेन का नाम देते हैं। तो 3 आपके पास 6 कार्बन रिंग है और उसके साथ 4th 5 कार्बन है। इन सब चारों रिंग्स में टोटल 17 कार्बन है। अब स्टीरॉइड्स के अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है। वैरायटी कहां से आती है कि ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है ना, इसके साथ आप देखते हो साइड चेन लगी होती है। ये जो साइड चेन्स होती है ना, इनकी लेंथ और स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है। बेसिक जो 17 कार्बन न्यूक्लियस है वो सब में सेम है। साइड चेंज वेरी करेगी तो आप बोलोगे स्टीरॉयड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जा रहे हैं और इनमें वैरायटी आती जा रही है। अगर हम देखें इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो ये भी असल में उन्हीं आइसोप्रीन यूनिट से ही बने हुए हैं जो टर्पीन्स बना रहे थे। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं जो इनसे बन रहे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अब आप हमने नेगेटिव सेंस में सुना होता है जी, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है, हार्ट डिजीज का बायस बनता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आगे से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना रहा होता है, हम आगे पढ़ेंगे। बाइल साल्ट्स हैं जो कि लिवर से आ रहे हैं और
डाइजेशन करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन हो गए टेस्टोस्टेरोन, ये भी आपके पास स्टीरॉयड इन नेचर है। इस तरह फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी तमाम स्टीरॉयड इन नेचर है। तो यही इनकी सिग्निफिकेंस है। ये देखें जी, ये आपके पास वो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है जिसके 3 रिंग्स जो है वो 6 कार्बन है और 4th जो है वो 5th कार्बन है, और चारों आपस में फ्यूज हैं, और ये टोटल आपके पास 17 कार्बन स्ट्रक्चर है। जबकि आप कोलेस्ट्रॉल को देखो तो आपको नजर आएगा 17 कार्बन पे एक साइड चेन आके अटैच होगी है। अब आप साइड चेन बदलते रहते हो तो आपके पास स्टीरॉयड डिफर करते रहते हैं। और जरा ये देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कोलेस्ट्रॉल को चार्ज भी देते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर भी प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है हमने पढ़ा था कि ये असल में एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, और वहां हमने पढ़ा था कि ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल एज ए प्रिकर्सर यूज होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को मॉडिफाई करके बहुत से सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। लिवर में बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी इसे डाइट से भी ऑब्टेन करती है। ये आपके सोर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के। हाँ, अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो हम देखते हैं कि ब्लड में ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल है ये एक डिजीज कंडीशन की तरफ लेकर जाता है जिसे आप एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हो। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ब्लड के अंदर मौजूद हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड वेसल्स में आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते होते आप देखते हो इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ब्लड वेसल को नैरो भी कर देता है और हार्ड भी कर देता है। वो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड वेसल नैरो भी हो रही है और हार्ड भी हो रही है, इस कंडीशन को आप एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हो, ठीक है। और ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिट है इसे आप प्लेक भी बोलते हो, ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। ले जी, आगे आपके पास है जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं ये आपके पास ऐसे लिपिड्स कंपाउंड्स हैं जो फैटी एसिड से बनते हैं, यानी कि फैटी एसिड प्रिकर्सर है जिसको मॉडिफाई करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। और स्पेशली कहता है कि वो फैटी एसिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में है, और इनमें भी जो बड़ा कॉमन फैटी एसिड है जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो एराकिडोनिक एसिड है। एराकिडोनिक एसिड जो है ऐसा फैटी एसिड है जो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड में होता है। जब भी बॉडी को प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने होते हैं इस एराकिडोनिक एसिड को फॉस्फोलिपिड से रिमूव किया जाता है और फिर इसमें मॉडिफिकेशन के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम देखें तो ये भी आपके पास 5 कार्बन रिंग जो है उससे बना हुआ है, ठीक है। और वही 5 कार्बन रिंग जो है वो आगे से एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आप देखते हो हाइड्रोकार्बन की टेल है। तो इसका भी बेसिक यूनिट 5 कार्बन स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास उसमें इसकी हाइड्रोकार्बन टेल भी नजर आएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की आगे से कई टाइप्स होती हैं। हम टाइप्स जो हैं क्लासिफाई करते हैं वो जो साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन रिंग है उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, और उसके साथ जो आगे से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, दोनों को मिला के अलग अलग नहीं कर रहे। असल में वो 5 कार्बन रिंग जो है साइक्लोपेंटेन, आप इसको भी देख रहे हो जो बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और साथ आप देख रहे हो कि इसके साथ किस किस्म के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप बदलते रहते हैं, आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप बदलती रहती है। इंपॉर्टेंस क्या है? लोकल हार्मोन के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। लोकल से मुराद है कि ये इस तरह से नहीं होता कि आपके पास बहुत दूर इसका कहीं टारगेट होगा, जहां आपके पास रिलीज हो रहा होगा आप देखोगे आपके पास वहां पे इसका टारगेट सेल भी होगा। तमाम मैमेलियन टिश्यूज जो है उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू कह रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कुछ जगहों पे आप देखोगे बॉडी में ये ब्लड प्रेशर को कम करवा रहा होगा, जबकि दूसरी जगह ये ब्लड प्रेशर ज्यादा करवा रहा होगा अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। फीवर इंड्यूस करवा सकता है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवा सकता है। ये फीवर और इन्फ्लेमेशन जो है ये दोनों हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं। ये आपकी बॉडी को अलर्ट करते हैं
कि आपकी बॉडी में किसी जगह इंजरी है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म ने अटैक करती है। ठीक है, इस फीवर को और इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करने में प्रोस्टाग्लैंडिन का भी रोल है। पेन सेंसेशन करवाते हैं, असल में इनका काम क्या है कि इन्होंने बॉडी में पेन सेंसेशन करवानी है। इसके अलावा आप देखते हो कि आपके पास इंजरी वाली साइड पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे कि उस जगह पे ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवा रहा होता है ताकि वहां ब्लड क्लॉट बने। इसी बेस पे आप देखते हो कि हम एस्पिरिन मेडिसिन भी यूज करते हैं। एस्पिरिन मेडिसिन जो है वो असल में प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ इस तरह से लिंक है कि ये आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ने आपको पेन कॉज करनी है, फीवर कॉज करना है, और एस्पिरिन जो है वो जाके उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और हम बेहतर फील करते हैं। ये ले जी, आई होप कि हमारे जो एसएलओ की रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने आज टर्पीन और वैक्सिस की प्रॉपर्टीज, रोल और स्पेशली टर्पीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, और फाइनली स्टेरॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हम इस स्लाइड में अच्छे से कवर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपने पढ़ना है ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन रिटेन कर सके। अगले साल एग्जाम में ये इंक्लूडेड है। आपके पास वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आप देखोगे कि वर्कशीट जो है उससे आपको बहुत फायदा होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।